राधे राधे भाई सभी को। आज ये अपना इकोनॉमिक्स का 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर पिछले हो चुके हैं जिसमें हम एक टॉपिक अपना क्लियर भी कर चुके हैं। कौन सा? बजट, है ना। अपना बैंकिंग चल रहा था, बैंकिंग का एक चैप्टर हो चुका है, एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर है उसका, है ना। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद क्या है कि मैं आपको बैंकिंग करा रहा था और उसमें मैंने बता दिया था आपको भाई बैंक 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं जो राज्य सहकारी बैंक होते हैं यानी कोऑपरेटिव बैंक होती हैं कुछ, और एक होती हैं वाणिज्यिक बैंक जो कि बिजनेस के उद्देश्य से लोग बाग स्थापित करते हैं। अब बैंक के क्या उद्देश्य होते हैं, प्राथमिक कार्य क्या होते हैं, उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले क्या होती है बैंक की, ये समझना है ना। देखो, बैंक के बेसिकली 2 काम होते हैं प्रायोरिटी में। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये होती है कि भाई एक तो जो लोगों के पास पैसा है उसको जमा करना है। क्या करना है? उसको जमा करना है, ठीक है, उसको जमा करना है। और दूसरा या फिर लोन देना है या फिर ऋण देना है। ये उनके फर्स्ट पहले काम होते हैं, प्राथमिक काम होते हैं ना बैंक के। अब जमा जो बैंक पैसा करते हैं वो 2 प्रकार से जमा करती है। कैसे करती है? एक होती है टाइम डिपॉजिट यानी कि समावधि जमा, एक होती है डिमांड डिपॉजिट यानी कि मांग जमा, है ना। देखो, ये जो टीडी होती है टाइम डिपॉजिट, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप एफडी कराते हो। एफडी में क्या होता है, आप पैसा जमा कराते हो, एक निश्चित टाइम होता है कि भाई तभी तक आप पैसा कराओगे, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगी, उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो वो क्या होता है, टाइम डिपॉजिट। पैसा ही तो जमा कराया आपने, उसके बदले में आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, इसलिए आपने एक समय निश्चित कर दिया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। बात आई समझ में। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा, यानी कि इसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलती। आप जब इसमें पैसा जमा कराओगे, बेसिकली अधिकतर जो लोग होते हैं ना, जो मिडिल क्लास फैमिली के या फिर लो कैटेगरी के जो लोग बाग होते हैं, अधिकतर इसी में अपना पैसा जमा कराते हैं। अब इसमें भी 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। कैसे? एक होता है सेविंग अकाउंट, कैसा? सेविंग अकाउंट, है ना। और एक होता है करंट अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या फ़र्क होता है? देखो, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, जितना आपके पास पैसा जमा है, जितना बैंक में आपका पैसा जमा है, केवल उतना ही पैसा आप निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में यदि 5,000 रुपये जमा है तो आप केवल 5,000 रुपये ही निकाल सकते हो, इस पर आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता। लेकिन यदि हम करंट अकाउंट की बात करें तो इस पर आपको क्रेडिट मिल सकता है। यानी कि यदि आपके पास 5,000 रुपये इसमें जमा है, लेकिन फिर भी बैंक की तरफ से आपको लोन दिया जा सकता है, आप क्रेडिट कर सकते हो, पैसा आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। हालांकि बाद में जमा कराना पड़ता है आपको, है ना। मतलब बात आ गई समझ में। करंट अकाउंट ये होता है, सेविंग अकाउंट ये होता है। अच्छा, यदि लोन की बात करें, लोन, तो लोन 3 प्रकार के होते हैं ना, 3 तरह के लोन होते हैं। कैसे होते हैं? एक होता है कैश क्रेडिट। क्या होता है? कैश क्रेडिट। एक होता है डिमांड लोन, और एक होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को हिंदी में बोलते हैं अधिविकर्ष, है ना। कैश क्रेडिट इसको बोलते हैं नगद ऋण। ये हिंदी में भी आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि हिंदी की जो वोकैब आती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग आती है ना। डिमांड लोन इसको बोलते हैं मांग ऋण, है ना। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है ये अपने को समझना है ना। देखो, अपने को पता है बैंक के बेसिकली 2 काम होते हैं। एक तो होता है जमा, जो लोगों के पास पैसा है उसको जमा करने का काम करता है। दूसरा लोन देने का काम करता है। अब लोन 3 तरीके से वो देता है। कैसे? एक तो होता है नगद ऋण यानी कि कैश क्रेडिट। इसमें क्या होता है, बैंक वाले आते हैं, है ना, आपके घर पे आते हैं, वो देखेंगे भाई आपके पास कितनी भौतिक संपत्ति है, आपकी ज़मीन जायदाद कितनी है, आपका मकान कितने हैं, आपकी गाड़ी बंगला वगैरह कितना है, वो सब चीज़ें देखते हैं, भौतिक परिसंपत्तियाँ आपकी देखेंगे। उसके बाद वो तय करते हैं कि आपको पैसा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, है ना। जब पैसा दिया जाएगा तो उस पर कितनी इंटरेस्ट होगी ये भी बैंक निर्धारित करेगी। कितना आपको टाइम दिया जाएगा वो भी बैंक निर्धारित करेगी। किसमें? कैश क्रेडिट में। इस प्रकार का ये ऋण होता है, उस पर ब्याज कितनी होगी और उस पर टाइम कितना दिया जाएगा उसको, है ना। ये कौन? ये मांग ऋण यानी कैश क्रेडिट के अंदर होता है। डिमांड लोन के अंदर क्या होता है, मांग ऋण के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को लोन दिया जाता है, लेकिन
उस लोन को, उसमें जो उसकी रेट है उसको व्यक्ति डिसाइड करता है, उसका जो टाइम है उसको भी व्यक्ति डिसाइड करता है कि मैं भाई इतने समय में पैसा जमा करा दूंगा और इतने रेट पे मैं पैसा लूँगा। लेकिन उस पैसे को जो बैंक है ना वो कभी भी वापस ले सकती है, समझ में आई? यानी इस वाले पैसे को जो बैंक ने पैसा लोन दिया है इसको व्यक्ति को, उससे वह बैंक कभी भी पैसा वापस ले सकती है। बात आई आपके समझ में? अच्छा सा, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का देखो क्या होता है कि ये जो करंट अकाउंट है ना, इस पर ये लोन दिया जाता है एक तरीके से। जब आपके अकाउंट में मान लीजिए 5,000 रुपये हैं लेकिन आप 7,000 रुपये निकाल पा रहे हो, तो यानी कि आपको ओवरड्राफ्ट उसी को बोलते हैं, यानी कि कम लोन दिया जाता है बैंकों के द्वारा, करंट अकाउंट पे दिया जाता है। लेकिन एक योजना चली थी, कौन सी? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब इसके तहत क्या था, ये जो ओवरड्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट था, यानी कि यदि आपके अकाउंट में कम पैसे हैं लेकिन आप फिर भी ज़्यादा निकाल सकते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट करंट अकाउंट के साथ साथ सेविंग अकाउंट में भी चालू कर दिया। अब इसका उद्देश्य क्या था सेविंग अकाउंट में चालू करने के लिए? क्योंकि जब प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खोले गए थे, बैंक अकाउंट खोले गए थे, तो उसमें स्टार्टिंग में ये लालच दिया गया है कि भाई देखो, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवाओगे, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वित्तीय समावेशन करना चाहती थी, लोगों को बैंक के माध्यम से जोड़ना चाहती थी। लोग जो तिजोरियों में भर भर के पैसा रखते थे, क्योंकि वो चीज़ें ना सरकार काउंट ही नहीं कर सकती। आज यदि आपके भाई घर पे, पहले जब अपने पुराने समय में बड़े बुजुर्ग तकिया के नीचे तिजोरियों में पैसा रख दिया, सोना रख दिया, है ना, तो उसकी कीमत सरकार को भी नहीं पता, सरकार को भी नहीं पता इसके पास कितना पैसा है। तो सरकार ने बोला कि यार ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा कि सरकार की संपत्ति कितनी है, देश की संपत्ति कितनी है। बोला कि यार ऐसे पता नहीं लगेगा, बोला कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से जोड़ा जाए, बैंक अकाउंट इनके खोले जाएं ताकि उनमें पैसा जमा कराएं, थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाएं, ताकि जनता, सरकार को भी पता रहे कि किसके पास कितना पैसा है। इसीलिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाने का हमेशा प्रयास किया गया, और इस वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से ही ये जो ओवरड्राफ्ट वाला लोन है, ये जो अधिविकर्ष वाला लोन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सेविंग अकाउंट में भी चालू किया गया। बात आई आपके समझ में? तो ये बैंक के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं ना। बैंक के बेसिकली दो ही काम होते हैं भाई, एक तो जो आपका पैसा उसको जमा कराने का, दूसरा जो लोन देने का। अब देखो कई अलग अलग तरह की बैंक होती हैं, जैसे कि पेमेंट बैंक होती हैं, जैसे कि नॉन फाइनेंस बैंक होती हैं, कुछ ऐसी बैंक होती हैं जो केवल लोन ही लोन देती हैं, कुछ ऐसी बैंक होती हैं जो केवल आपकी जो पैसा उसी को जमा करती हैं, लोन नहीं देती, है ना। तो उनके बारे में पढ़ना है अपने को, है ना। तो इसके बाद जो बैंक है, बैंक का टाइप है कौन सा है? पेमेंट बैंक। कौन सी? पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक, है ना, ये हो गई पेमेंट बैंक। कोई सी भी बैंक हो, दो काम होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है जमा कराना, है ना, पैसा आपका जमा करती हैं, दूसरा लोन देने का काम। और जमा भी दो प्रकार के, एक तो डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट, यानी कि एफडी वगैरह आप कराते हो, है ना। अब देखो, लोन यदि कोई व्यक्ति लेता है, यानी कि वो पैसा बंदा क्रेडिट करता है, यानी कि उधार लेता है ना, क्रेडिट बोलते हैं उसको, क्रेडिट, है ना। और एक क्रेडिट कार्ड भी सुना होगा, है ना, ठीक है। अब जो पेमेंट बैंक होती है ना, ये लोन नहीं देती। क्या? लोन नहीं देती। बात आई आपके समझ में? अच्छा, ये जो पेमेंट बैंक होती हैं ये एफडी भी नहीं करती, यानी कि टाइम डिपॉजिट भी नहीं करती। इनके पास केवल और केवल डिमांड डिपॉजिट वाला कॉन्सेप्ट होता है, और इसमें भी ये जो सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है, ये दोनों इसके अंतर्गत होते हैं, है ना। डिमांड यानी कि ये डीडी भी नहीं करती, यानी टाइम डिपॉजिट भी इनके अंतर्गत नहीं होता। लोन क्रेडिट वाला ये भी सिस्टम नहीं होता है, यानी कि ये लोन देने का काम करती नहीं है, ये केवल जो व्यक्ति के पास पैसा है उसी को जमा करने का काम करती है। अब देखो सबसे बड़ी बात, ये जो पेमेंट बैंक होती है ना, इनकी जो स्थापना होती है कंपनी अधिनियम 1956, है ना, कंपनी एक्ट 1956 के तहत जो एक्ट बनाया हुआ उसके तहत इनकी पेमेंट बैंक की स्थापना होती है। ये जो बैंक होती है ना, ये दरअसल बिजनेस के उद्देश्य से स्थापित की जाती है ना। इसमें क्या होता है, अब देखो जब बैंक लोन देगी नहीं, जब बैंक पैसा किसी को उधार देगी नहीं,
तो उसके घाटे की संभावना कम होती है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इनके घाटे की संभावना बहुत कम है। ऊपर से ये ना जब लोन देंगी नहीं तो इनके क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनते, क्रेडिट कार्ड भी नहीं होते इनके, है ना। इनके केवल डेबिट कार्ड होते हैं, यानी कि आप पैसा केवल निकाल सकते हो, डेबिट कार्ड जो आपका पैसा जमा है केवल उसी को आप निकाल सकते हो, क्रेडिट कार्ड भी नहीं होते इनके। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति भाई इस कंपनी को स्थापित करना चाहता है कि यार अपने को ऐसी बैंक स्थापित करनी है जिसमें आपको लोन नहीं देना पड़े, केवल आप पैसा जमा करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए की राशि होनी चाहिए, तभी वह पेमेंट बैंक जैसी कोई कॉन्सेप्ट निकाल सकता है, उसको स्थापित कर सकता है ऐसी बैंकों को, है ना। अच्छा, इसके अलावा देखो हर बैंक क्या करती है, जैसे कि अपने देश की जितनी भी बैंक हैं, चाहे है ना गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, ये सब आरबीआई से जुड़ी हुई हैं, आरबीआई इन पर कंट्रोल करके रखती है। अब होता क्या है कि कोई सी बैंक कभी भी डूब सकती है, कभी उसका पैसा डूब सकता है, कोई बंदा गलत तरीके से इससे लोन ले ले और बाद में पैसा ना चुकाए, भग जाए, विदेश भग जाए, तो पैसा डूब सकता है। तो ऐसे डूब जाएगा तो कितने लोगों का नुकसान हो जाए, कितने लोगों ने उसमें पैसा जमा कराया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि ये बैंक है ना, कोई सी बैंक है, इस बैंक का कितना प्रॉफिट हुआ है, शुद्ध एकदम जो प्रॉफिट हुआ है उसको बोलते हैं एनडीटीआर। क्या बोलते हैं, एनडीटीआर, है ना। जो प्योर प्रॉफिट हुआ है उसको बोलते हैं एनडीटीआर, शुद्ध मांग जमा, है ना। अब ये जो शुद्ध उसका प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा उसे आरबीआई के पास जमा कराना होता है। किसके पास, आरबीआई के पास जमा कराना होता है। उसको क्या बोलते हैं, सीआरआर। क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोषानुपात बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो कुछ पैसा सरकार को जमा कराना होता है, बात आई आपकी समझ में, ताकि जब कभी बैंक डूब जाए तो उसको आरबीआई ये पैसा दोबारा देके वो उसको संबल दिया जाए, मजबूती से वापस दोबारा से खड़ी हो जाए। इसलिए बैंकों को ये जो पेमेंट बैंक होती है उनको भी कुछ अपना जो एनडीटीएल का कुछ हिस्सा होता है, वो सीआरआर होता है, वो आरबीआई के पास जमा कराना होता है ना। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है सीआरआर के पास, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, जो आरबीआई के पास जमा कराना होता है, निश्चित राशि होती है। एक और चीज़ होती है, जो बैंक होती है ना, वह अपने पास भी कुछ पैसा रखती है, सुरक्षित रखती है कि यार कभी बाई चांस ऐसा काम पड़ जाए, कभी अपन लोन में डूब जाए तो क्या किया, उसको बोलते हैं एसएलआर। क्या बोलते हैं, एसएलआर, है ना, एसएलआर बोलते हैं। ये जो होती है एसएलआर मतलब जब बैंक होती है वह अपने ही पास कुछ संरक्षित राशि रखती है, ताकि वह जब बैंक डूब जाए उस समय काम आए। बात आई ना, तो कुछ राशि इसके रूप में भी वो संरक्षित करके रखती है। तो ये है पेमेंट बैंक का, लोन देने का काम करती नहीं है, तो यानी कि इनका तो घाटा बहुत कम ही होता है, केवल ये जो आदमी का पैसा होता है उसको जमा करने का काम करती हैं। क्रेडिट अकाउंट होता है, सेविंग करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है ना। कुछ हिस्सा सीआरआर के रूप में आरबीआई को जमा कराना होता है, कुछ एसएलआर के रूप में खुद के पास भी जमा कराना होता है। कोई भी व्यक्ति कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 100 करोड़ की यदि उसके पास राशि है तो वह पेमेंट बैंक खोल सकता है ना। ये पेमेंट बैंक का कुछ कॉन्सेप्ट है ना। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आएंगी। और भी बैंकों के प्रकार हैं, जैसे आरआरबी है, नबार्ड है ना, नॉन फाइनेंस बैंक है, उनके बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।